आज की यह जो वीडियो है, अगर आपकी उम्र 18 साल है या फिर उससे कम है तो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल की थी, उसको किसी ने जान से मार दिया और शायद इसमें कुछ हद तक गलती लड़की की भी थी। इंसिडेंट जिस तरह से ख़त्म हुआ था, सुन के आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस सारी इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 5 साल पहले, मतलब साल 2018 या फिर 19 में, जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। लेकिन सौभाग्य से पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वहाँ से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीतू, और यह शोभा के पास ही रह रही थी क्योंकि अब जो बाकी शादी गंगाराम से हो गई थी तो शोभा नीतू को भी अपने साथ लेकर आई थी। अब इस शादी में भी लगभग 2 से 3 साल के अंदर ही शोभा के और गंगाराम के 2 बच्चे पैदा हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। अभी तक इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फैमिली बहुत ही डाउन जा रही थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाली यह फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी, जिसकी वजह से शोभा और गंगाराम ने यह डिसाइड किया कि वह टीकमगढ़ को छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे और वहां पर रहना शुरू कर देंगे, जहां पर थोड़ा काम आ सके और अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। इसी के चलते वह वहां से हरियाणा के सोनीपत में शिफ्ट हो गए। वहां पर जाने से पहले वह नीतू को वापस अपने घर पर छोड़कर चले गए। नीतू को उन्होंने यह बताया कि वहां पर थोड़ी सेटलमेंट होने के बाद वो उसको भी बुला लेंगे, तो घर पर अपने दादा दादी का ख्याल रखेगी, मतलब उनका खाना वाना यह सब कुछ देखेगी और इसी तरह से तो घर का ख्याल भी रख लेगी। अब इसके बाद धीरे धीरे 2 साल हुई, मतलब 2023 में, जब गंगाराम और शोभा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर गंगाराम एक मिस्त्री था और वही शोभा भी घर पर नहीं बैठी रहती थी, बल्कि उसके साथ ही लेबर में काम कर लिया करती थी, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती जा रही थी। तो उन्होंने प्लान किया कि वह नीतू को भी अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिस्टम अब अच्छा चल रहा था। और वैसे भी जब नीतू यहाँ पर आएगी तो नीतू उनका खाना वाना बनाने में हेल्प कर दिया करेगी, जिस वजह से शोभा गंगाराम के साथ जाकर पैसे कमा सकती है। जैसा प्लान था उन्होंने वैसा ही नीतू को भी अपने पास बुला लिया और नीतू की एडमिशन यहाँ पर एक स्कूल में करवा दी। अब सुबह नीतू खाना बनाती सबके लिए, उसके बाद स्कूल चली जाती। स्कूल से आकर वह फिर से सबके लिए खाना बनाती है और इस तरह से इनकी फैमिली का सिस्टम अब बढ़िया हो गया था। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ गंगाराम कमा रहे थे और घर पर खाना बनाने के लिए भी एक बेटी थी। इसके बाद सब बढ़िया चल रहा था, मतलब जो भी सोनीपत में इनके सराउंडिंग लोग रहते थे वह इस फैमिली को काफ़ी अच्छे से जानने लगे थे, क्योंकि इनको यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 साल हो गए थे और हर इंसान इस फैमिली ग्रुप को अच्छी रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखता था। जिस तरह से उनका रहना सहना था, जिस तरह से वह दोनों काम करते थे, सब बढ़िया जा रहा था। लेकिन एक ब्लैक डे फैमिली के लिए आया। यह टाइम था 30 अप्रैल का, जब नीतू 7th क्लास में थी। तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे किताबें लेनी है, या फिर आप ऐसा करना कि आप ही मेरे लिए किताबें ले आना। तो गंगाराम ने नीतू को बोला कि किताबें लेने तू कहाँ जाएगी, मैं ही किताब लेके आऊँगा, या फिर तेरी माँ को बोल दूँगा वह किताबें ले आएगी। तो यही बोलकर वह दोनों काम पर चले गए। अब इसके बाद काम करते करते दोपहर हो गई, तो उसने गंगाराम को बोला कि मुझे पैसे दे दो नीतू के लिए, मैं किताबें लेकर चली जाती हूँ। गंगाराम ने भी शोभा को पैसे दे दिए और शोभा ने किताबें ली और वह घर चली गई।
लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहां पर हैं, लेकिन जो नीतू थी वह घर पर नहीं थी। जिसके बाद उसने नीतू को ढूंढना शुरू किया। वह यहाँ वहाँ ढूंढ ही रही थी कि ढूंढते ढूंढते वह घर की छत पर पहुंची। छत पर जो उसने देखा वह मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। नीतू ने छत पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है। देखते ही बहुत ज़ोर से चीखने लग पड़ी, रोने लगी। आवाज़ सुनकर सारे अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच गए। जब उन्होंने यह मंजर देखा वह भी बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। अब इसके बाद उन्होंने फटाफट नीतू को उठाया और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। नीतू के घर के पास ही था, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टर ने बताया कि नीतू की जान जा चुकी है। लेकिन इतने में ही हॉस्पिटल से ही किसी ने पुलिस को कॉल कर दी थी। जिसके बाद पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंची और उन्होंने गंगाराम और शोभा से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने गंगाराम और शोभा से यह पूछा कि अगर उनको किसी पर डाउट है, अगर वह चाहते हैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन वही शोभा ने कहा कि जिसने जाना था वह जा चुकी है, चाहे बीमारी की वजह से चाहे नेचुरल डेथ। हम इसके लिए कोई केस नहीं करना चाहते और न ही हम पुलिस के चक्कर लगा सकते हैं बार बार, क्योंकि हमारे घर पर दो बच्चे हैं और अगर हम पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहेंगे तो कमा के इनको कौन खिलाएगा। पुलिस वालों को भी यह बात काफ़ी सही लगी और पुलिस वालों ने उनको बोला कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि आप केस नहीं फाइल करना चाहते। तो गंगाराम और शोभा ने ऐसा ही किया। उन्होंने रिटर्न में पुलिस को लिख कर दे दिया, जिसके बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटी हो गई और जो नीतू की बॉडी थी वह पैक हो रही थी घर जाने के लिए। लेकिन इतने में ही जो डॉक्टर हॉस्पिटल का था उसने बॉडी को देखा और उस डॉक्टर ने पुलिस वाले को यह बताया कि हो न हो, डॉक्टर का एक्सपीरियंस यह बताता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और शायद मर्डर होने से पहले इसके साथ किसी ने भी कुछ की है। मतलब जिस तरह से नीतू के कपड़ों की हालत थी और जैसा इसकी सिचुएशन देखकर लग रहा था कि ऐसा हुआ है, पुलिस वाले सोच रहे थे कि वह इस पर क्या करे। यह बात धीरे धीरे न्यूज़ चैनल तक पहुंच गई, जहां से लोगों को इस बारे में सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। अब जब पुलिस को इसके बारे में पता चला कि काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में जान गए, तो उनको भी लगा कि अगर पेरेंट्स न भी चाहे तो भी हमें यह केस फाइल करना ही पड़ेगा। पुलिस ने पेरेंट्स के न चाहते हुए भी यह केस फाइल किया और सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स ही से पूछताछ की। उन्होंने यह बताया कि मुझे किसी पर भी डाउट नहीं है, यहाँ पर उनके सब वेल विशर ही हैं और कोई भी इनके सराउंडिंग या फिर फैमिली का ऐसा नहीं कर सकता। तो अब पुलिस को समझना है कि यह क्या करे। इसके बाद पुलिस ने जो उसका ऑनर था भगत सिंह नाम का, पुलिस ने उससे भी पूछताछ करनी शुरू की। तो उसने बताया कि उसके सामने बाहर से कोई भी इंसान इसके घर भी नहीं आया, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का ही आना जाना रहा है। पुलिस को फ्रेंड्स में थोड़ा डाउट होने लगा, क्योंकि उन्होंने फाइल करने से भी मना कर रहे थे और उनको किसी पर डाउट भी नहीं था। जो पॉसिबल कैसे था कि उनकी बच्ची के साथ घर पर कुछ ऐसा हो जाए और उनको कुछ पता ना हो। अब इसके बाद पुलिस वालों ने फ्रेंड्स से फिर से पूछताछ करना शुरू किया। उनको लगने लग गया कि शायद यह जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कुछ तो झूठ जरूर है। जिसके बाद पुलिस वालों ने दोनों को रिमांड पर लिया और वहाँ पर इन दोनों ने सच्चाई बताई और यह जो सच्चाई थी सबका दिल दहलाने देने वाली थी। असल में उन्होंने बताया कि नीतू जब अपने दादा दादी के पास भी रह रही थी, मतलब जब क्लास 6 में थी, तभी उसका एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था और वह फ्रीक्वेंटली काफ़ी लड़कों से बातचीत करती थी, जिसके बारे में उसके दादा दादी को भी लोगों ने बताया था। लेकिन दादा दादी यह कहकर बात टाल दिया करते थे कि यह सिर्फ 13 साल की बच्ची है, क्या ही करेगी।
लेकिन उनको पता नहीं था कि नीतू के इंटेंशन क्या थे। अब इसके बाद जब नीतू सोनीपत आ गई थी तो यहाँ पर भी उसने यह काम करने बंद नहीं किए थे, पर अब जो पड़ोसियों के लड़के थे उससे बातें करती थी। और सम टाइम तो शोभा ने नीतू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए भी देखा। यह जो फ़ोन था उन्होंने नहीं दिलाया था। तो सोचने वाली बात यह थी कि आखिरकार नीतू के पास यह फ़ोन आया कहाँ से। इसके बाद शोभा नीतू को काफ़ी बार लड़कों से बात करते हुए पकड़ा और उसने नीतू को पीटा भी, प्यार से समझाया भी काफ़ी बार, यह सब करने की तेरी अभी उम्र नहीं है, यह काम छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भी शोभा नीतू को यह बोलती थी तो नीतू मान जाती थी, लेकिन इसके बाद भी नीतू के पास कहाँ से फ़ोन आया था किसी को पता नहीं चलता। शोभा उसको फ़ोन छुपा देती थी, लेकिन अगले ही दिन नीतू नया फ़ोन लेकर आ जाती थी और वह हमेशा किसी और लड़के से ही बात कर रही होती थी। शोभा की माने तो नीतू ने 1.5 महीने के अंदर ही लगभग 50 से ज़्यादा लड़कों से बात की थी और सुबह उसको हर बार समझाती, लेकिन नीतू हर बार वही करती शोभा को मना करने के बाद भी। जब शोभा को लगा कि शायद यह मामला उसके हाथ से निकल चुका है तो उसने गंगाराम को भी बताया। अब जब गंगाराम नीतू को डांटना शुरू किया तो नीतू पलटकर उसको जवाब देने लग पड़ी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरा जो मन आएगा वह मैं करूँगी। गंगाराम और शोभा नीतू को काफ़ी बार पीटा भी। वो हमेशा नीतू को समझाते रहते थे। लड़ाई होना, झगड़े होना घर पर नॉर्मल सी बात हो गई थी। अब नीतू भी इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी कि वह अपने फ्रेंड्स के सामने भी लड़कों से बात करती थी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के। यह मामला बढ़ता ही जा रहा था। अब फाइनली 2023 में 29 अप्रैल की वो रात थी जहां से यह भयंकर क्राइम शुरू हुआ। 29 अप्रैल की रात को जब यह फैमिली डिनर कर रही थी तब भी नीतू लड़कों से बात कर रही थी। तो शोभा और गंगाराम ने तब भी उसको समझाना शुरू किया, डांटना शुरू किया। इनफैक्ट गंगाराम नीतू को काफ़ी डांट रहा था। नीतू ने गंगाराम को बोला कि अगर आपने मुझे बहुत डांटा तो मैं यहाँ से भाग भी जाऊँगी और यह काम मैं कभी भी बंद नहीं करूँगी, मैं बातें करती रहूँगी जब तक मेरा मन होगा। और नीतू यह सब बोलने के बाद वहाँ से उठी, अपने कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से किसी से फ़ोन पर बातें करने लग पड़ी। यह बात ऐसी थी कि फैमिली बाहर सुन भी ना पाए। तो गंगाराम और शोभा ने डिसाइड की कि इससे पहले मामला बहुत बढ़ जाए, उनको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे दोनों ने नीतू के रूम में गए और गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा पेट पर बैठ गई और शोभा ने उसको चौक करके मार दिया, मतलब गला दबाकर मार दिया। जिसके बाद उन्होंने बहुत आराम से बॉडी को छत पर रखा, ब्रेकफास्ट किया और बाहर काम पर जाने से पहले उनके जो मकान मालिक थे उनके सामने ही दोनों इंटेंशनली बुक वाली टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि उनको नीतू को बुक्स देनी है, जल्दी पैसे दो, ताकि ऑनर को लगे कि यह जो कुछ भी बोल रहे हैं वह बिल्कुल सच है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अभी भी केस चल रहा है और उन दोनों जेल में है। अभी फैसला आना बाकी है। आपको क्या लगता है सारी इंसिडेंट में गलत कौन था? नीतू जो अपने पिता के सामने यह सब कुछ कर रही थी, या फिर शोभा और गंगाराम जिन्होंने शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी एक बेटी को कुर्बान कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।